समाजवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कराची अधिवेशन। रणनीति क्या था? ठीक है, रणनीति क्या था? विकसित औद्योगिक देशों में और अविकसित उपनिवेश में पूंजीवादी की समाप्ति कर सर्वहारा का शासन और साम्राज्यवाद का विरोध करना। विकसित देशों में क्या था? और साम्राज्यवाद का और सामंतवाद का विरोध करना। विदेशी शासन से मुक्ति, राजा महाराजा जमींदार इनसे मुक्त होकर सर्वहारा का शासन स्थापित करना चाह रहे थे। राजनीति के विभिन्न चरण। प्रथम चरण कांग्रेस से सहयोग, प्रथम 1922 से 28, द्वितीय चरण 1928 से 34 और तृतीय चरण 1935 से 41। चतुर्थ चरण 1941 के बाद कांग्रेस से सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन, जर्मनी, हिटलर, कम्युनिस्ट, रूस में साम्यवादी क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर 1920 ईस्वी में एम.एन. राय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रूसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठक। कम्युनिस्ट पार्टी ने समय समय पर अपनी नीति कम्युनिस्ट रणनीति में कहा गया कि साम्यवाद का मुख्य शत्रु पूंजीवाद है, अतः किसान और मजदूर का संगठन पूंजीवादी देश के विरुद्ध क्रांति करनी चाहिए। दूसरी तरफ अविकसित देश अर्थात उपनिवेशों में साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। रूस से निर्देशित होकर कम्युनिस्ट ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो नीतियाँ बनाई उसमें विभिन्न चरणों में देखा जा सकता है। रणनीति के विभिन्न चरण। प्रथम चरण 1922 से 28 अपने आरंभिक काल चरण में कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत में राष्ट्रवादी दल से सहयोग करने पर इसी क्रम में वे कांग्रेस के सहयोगी बनकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। द्वितीय चरण 1928 से 34। इस चरण में रूसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठक निर्दिष्ट होकर कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रवादी दल के संबंध तोड़ लिया और कांग्रेस को बुजुर्गा पूंजीपति और साम्राज्यवादी शक्ति का समर्थन करने वाली पार्टी घोषित की। इसी चरण में रूसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल निर्देशित होकर कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रवादी दल से संबंध तोड़ लिया और कांग्रेस को बुजुर्गा पूंजीपति और साम्राज्यवादी शक्ति का समर्थन करने वाली पार्टी घोषित। इसी आधार पर उन्होंने किसान एवं मजदूर पार्टी का विघटन किया। उनका मानना था कि इसमें सिर्फ भी बुजुर्गा तत्वों का समावेश किया होता। रूस से निर्देशित होकर चलने वाली साम्यवादी राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से कट गए। तृतीय चरण 1934 से 41। इस चरण में रूसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उपनिवेशों में चल रहे बुजुर्गा वर्ग के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का सहयोग करना चाहिए और एक साम्राज्यवादी विरोधी मंच का निर्माण करना चाहिए। इसी क्रम में 1936 ईस्वी में दंत एवं ब्रैडले ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी को कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य करने की सलाह दी। चौथा चरण 1941 के इस चरण में कम्युनिस्ट पार्टी ने पुनः अपनी नीति में परिवर्तन किया। वस्तुतः सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब 1941 ईस्वी के दौरान जर्मनी में रूस पर हमला किया तो ब्रिटेन के पक्ष में आ गया और दोनों मिलकर जर्मनी के विरुद्ध कर उत्तर भारत के साम्यवादी ब्रिटिश सरकार के से समझौता कर युद्ध के प्रचार। यही वजह है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, जो उनकी बड़ी राजनीतिक कमजोरी मानी जाती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापना, उद्देश्य, कार्यक्रम, मूल्यांकन। 1934 ईस्वी में समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत वर्धन, जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता आदि नेता ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कांग्रेस से भीतर रखकर उसे समाजवादी स्वरूप प्रदान करना, अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर किसान एवं मजदूर का साथ ही निजी संपत्ति एवं वर्ग विभाजन को कार्यक्रम। कांग्रेस समाजवादी का विचार था कि राजनीतिक सत्ता बिना हिंसा के से प्राप्त किया और समाजवादी शासन की स्थापना करना ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य है। अतः वयस्क मताधिकार, काम के अधिकार की गारंटी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना, लगान में कमी, कर्ज माफी, जमींदार प्रथा की समाप्ति जैसे मूल्यांकन। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने जमींदार प्रथा के उन्मूलन की मांग की और उसे लोकप्रियता के वृद्धि। कांग्रेस ने के कार्यकर्ता और सरकार को कृषि के विकास हेतु प्रेरित किया। वस्तुतः इस पार्टी ने राष्ट्रीय आंदोलन और समाजवादी के बीच एक ऐसे सेतु का कार्य किया
तथा स्वतंत्र भारत में समाजवादी विचारधारा को लागू करने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन में अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। यह अधिवेशन गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता के नाम की स्वीकृति प्रदान 29 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ। इस अधिवेशन के कुछ दिन पूर्व ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया था। तभी से हम दुष्ट लोगों ने कराची यात्रा के दौरान गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए। कांग्रेस का कराची अधिवेशन समाजवाद कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। समाजवादी कार्यक्रम, इसे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया और मौलिक अधिकार एवं सामाजिक मुद्दों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। मौलिक अधिकार, व्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी सुनिश्चित की, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की, जाति धर्म लिंग से हटकर कानून के समस्त समानता स्थापित की, अल्पसंख्यक एवं विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की स्वीकृति, संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी देना, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव रखना, आर्थिक पहलू से संबंधित लगान एवं विभिन्न करों में कटौती करना, किसानों को राह देना और महाजनों मजदूरों की बेहतर सेवा सुनिश्चित, जैसे काम करने चिकित्सा, महिला मजदूर की सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसान मजदूरों को संगठन बनाने की। इस तरह कराची अधिवेशन राजनीतिक आज़ादी के साथ आर्थिक आज़ादी का वस्तुतः यह कांग्रेस समाजवादी वामपंथी स्वरूप को उद्घाटित करता है। प्रांतों में कांग्रेस शासन के 28 में वह सरकार सबसे अच्छी है जो लोगों को न्यूनतम शासन करती है, जो लोगों पर न्यूनतम शासन करती है, बिना पुलिस बल का शासन चलाना, अतः स्वयं पर राज स्वराज की स्थापना। हमें बांध की प्रकृति बदलना, बांध की प्रवृत्ति बदलना, शासन व्यवस्था में लचीलापन, तब बांध को बदलना चाहिए। सरकार ब्रिटिश शासन और भारतीय द्वारा शासन व्यवस्था। ब्रिटिश बल प्रयोग करती थी। अराजकता, जो राज्य की अवधारणा को स्वीकार न करे, जैसे गांधी जी अराजकतावादी। 1935 ईस्वी के अधिनियम के पश्चात हुए प्रांतीय चुनाव में सफलता प्राप्त कर कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया। वस्तुतः 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ 6 प्रांतों बम्बई, उड़ीसा और मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में सरकार बनाई, तो साथ ही सिंध एवं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अन्य दल के सहयोग बनाई। गांधी जी ने कांग्रेस की सरकार ने कहा कि यह कांटों की ताज और इसे किसी गौरव की प्राप्ति नहीं होगी। यह पद इसलिए स्वीकार नहीं है जिसे हम जान सके कि राष्ट्रवादी लक्ष्य की अपेक्षित गति से बढ़ रहा है। तो गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार यह सिद्ध करके दिखाए कि वे पुलिस और सेना के न्यूनतम सहायता से शासन चला सकती है। गांधी का मानना था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जहां जनता पर न्यूनतम शासन करती है। इन सरकारों के गठन से सहयोगी भारतीयों के में उत्साह का संचार हुआ। कांग्रेस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, किंतु कांग्रेस मंत्रियों के अधिकार और वित्तीय संसाधन सीमित थे, इसलिए वे किसी क्रांतिकारी युग का आरंभ नहीं कर सकते थे। कांग्रेस ने अपने शासन के 28 माह में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को निभाने का प्रयत्न किया और इसी क्रम में नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रांतीय सरकारों को प्रदान किए जाने वाले सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए। स्थानीय संगठन जैसे हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग तथा विभिन्न पुस्तकों पर से प्रतिबंध हटा लिए गए। जिन प्रेस को सरकार ने काली सूची में डाल दिया था उन पर भी प्रतिबंध हटा लिया गया और प्रेस के जमानत राशि में जो धन लिया गया था वो वापस कर दिया गया। सरकार की ओर से उन पर मुकदमे अर्पित किए गए तो उन्हें वापस किए, जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए और रद्द किए गए लाइसेंस पुनः दिए गए। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया और नज़रबंदी से संबंधित सभी आदेश रद्द कर दिए गए। बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन के जब्त की गई भूमि को किसानों को वापस कर दिया गया तथा पेंशन भत्ते पुनरारंभ। कुछ क्षेत्रों में मदिरा निषेध कार्यक्रम लागू किया गया। हरिजनों के कल्याण हेतु मंदिर प्रवेश कार्यक्रम और उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान करने एवं पुलिस सेवा शामिल करने पर बल दिया गया। राष्ट्रीय विकास के लिए 1938 ईस्वी में श्री पूरा कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल थे। कांग्रेस की सरकारी जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं ला सकी क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था।
कांग्रेस द्वारा कृषि सुधार न कर पाने का कारण कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं था।